आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को और खासकर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जहां हम समझेंगे कि कैसे दुनिया भर के देश आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहला, वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। दूसरा, वैश्वीकरण के मुख्य कारण। तीसरा, 1991 का ऐतिहासिक उदारीकरण। चौथा, इसके फायदे और नुकसान। और अंत में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और निष्पक्ष वैश्वीकरण की बात करेंगे। भाग 1, वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, दुनिया कैसे जुड़ती है। अब सबसे पहला सवाल, ये वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये दुनिया के अलग अलग देशों का आपस में जुड़ना है। आज कोई भी देश पूरी तरह से अलग थलग रहकर काम नहीं करता। जब देश व्यापार, निवेश, नई तकनीक और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो एक विशाल ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। ये सिर्फ सामानों की अदला बदली नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का एक हो जाना है। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जरा उस स्मार्टफोन के बारे में सोचिए जो शायद इस वक्त आपके हाथ में है। एक फोन अक्सर खरीदार तक पहुंचने से पहले हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है। कैसे? खैर, उस फोन की कल्पना और डिजाइन अमेरिका में तैयार होता है। उसके छोटे छोटे पार्ट्स चीन और जापान में बनाए जाते हैं। फिर उन सारे पार्ट्स को भारत या वियतनाम जैसी जगहों पर एक साथ असेंबल किया जाता है और फाइनली वो फोन पूरी दुनिया में बेचा जाता है ना कमाल की बात? एक छोटे से प्रोडक्ट के पीछे इतनी बड़ी वैश्विक कड़ी काम कर रही है। अब ये सब मुमकिन कैसे होता है? इस पूरी प्रक्रिया को चलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनीज या MNCs। ये वो विशाल कंपनियां हैं जिनका काम सिर्फ एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। एप्पल, सैमसंग, कोका कोला या टोयोटा, ये सब इसके बहुत जाने माने उदाहरण हैं। सच तो ये है कि यही वो कंपनियां हैं जो आज की इस ग्लोबल इकोनॉमी के पहिए को तेजी से घुमा रही हैं। तो ये MNCs अपना कारोबार बढ़ाती कैसे हैं? इनके पास मुख्य रूप से 3 तरकीबें होती हैं। पहला तरीका है सीधे किसी लोकल कंपनी को खरीद लेना। जैसे कारगिल ने एक भारतीय तेल कंपनी को खरीदा और रातों रात उनका एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। दूसरी रणनीति है छोटे उत्पादकों से माल बनवाना। कपड़े और जूते बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अक्सर छोटे कारखानों को ऑर्डर्स देती हैं, जिससे उन छोटे उत्पादकों पर कम कीमत और कम समय में काम पूरा करने का बहुत भारी दबाव रहता है। और तीसरी रणनीति है साझेदारी यानी जॉइंट प्रोडक्शन। यहाँ एक विदेशी कंपनी किसी स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। इन कंपनियों के काम करने के तरीके के साथ साथ विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड की भूमिका भी बहुत अहम है। विदेशी व्यापार का सीधा सा मतलब है आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब देशों के बीच वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है तो बाजार आपस में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी वजह से आज हमारे लोकल मार्केट्स में भी इंटरनेशनल ब्रांड्स की गाड़ियां, कपड़े और विदेशी मोबाइल आसानी से मिल जाते हैं। ये दुनिया भर के बाजारों को सीधा हमारे घरों तक ले आता है। भाग 2, वैश्वीकरण के मुख्य कारण। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? सोचने वाली बात है कि ये अचानक कैसे होने लगा। इस वैश्वीकरण की रीढ़ असल में 2 बड़े बदलाव हैं। पहला है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन तकनीक का चमत्कार। विशाल मालवाहक जहाज़ों, कंटेनरों और हवाई सेवाओं ने दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचाना बहुत तेज और सस्ता कर दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है सूचना और संचार तकनीक यानी ICT। इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर ने दूरियों को जैसे खत्म ही कर दिया है। इसी की बदौलत आज अमेरिका में बैठा कोई डिजाइनर पलक झपकते ही भारत की सॉफ्टवेयर टीम और चीन की मैन्युफैक्चरिंग टीम के साथ जुड़ सकता है। अब आते हैं भाग 3 पर, 1991 का उदारीकरण, जब भारत ने अपने दरवाजे खोले। भारत के संदर्भ में बात करें तो एक शब्द बहुत आता है, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। इसका सीधा सा अर्थ है आज़ादी देना। जब सरकार व्यापार और उद्योगों पर लगे हुए कड़े प्रतिबंधों और नियमों को कम कर देती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। देश के आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। 1991 की नई आर्थिक नीति ने भारत की तस्वीर कैसे बदली, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। 1991 से पहले के भारत की कल्पना करें। विदेशी कंपनियों पर भारी टैक्स थे, इंपोर्ट पर सख्त पाबंदियां थीं और एक बहुत ही उलझा हुआ लाइसेंस राज था।
लेकिन 1991 के बाद ये सब बदल गया। सरकार ने व्यापार को आसान बनाया, विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्वागत किया और प्राइवेट कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा किए। बस इसी एक कदम ने भारत को इस बड़े वैश्विक बाजार का एक बेहद अहम हिस्सा बना दिया। भाग 4 प्रभाव, वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान का आकलन। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। अगर हम फायदों को देखें तो आईटी सेक्टर और कॉल सेंटर्स की वजह से भारत में रोजगार के अनगिनत नए अवसर आए। एक ग्राहक के तौर पर अब हमें बेहतर क्वालिटी और कम कीमत पर ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं। नई तकनीक आई है और भारतीय कंपनियों को भी अपना स्तर सुधारने का मौका मिला है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं। जो छोटे उद्योग विदेशी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाए, वे बंद हो गए। मजदूरों पर काम का भारी दबाव बढ़ा है और सबसे बड़ी बात, अमीर और गरीब के बीच की जो आर्थिक खाई है वो और भी गहरी हो गई है। जब नुकसान की बात होती है तो मजदूरों और श्रम की स्थिति को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बात साफ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और इसके लिए वो लागत को कम से कम रखने की कोशिश करती हैं। इसका सीधा असर पड़ता है मजदूरों पर। कपड़े के कारखानों जैसे कई उद्योगों में मजदूरों को अक्सर बहुत कम सैलरी पर बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, और सबसे बुरी बात, उनकी नौकरियां अक्सर टेम्पररी यानी अस्थायी होती हैं। ये वैश्वीकरण की वो सख्त हकीकत है जो दुनिया भर के मजदूर वर्ग को हर रोज झेलनी पड़ती है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 5, WTO और निष्पक्ष वैश्वीकरण, वैश्विक बाजार का संचालन। अब इतने बड़े ग्लोबल मार्केट को मैनेज कौन करता है? इसका रेफरी कौन है? वो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। 1995 में बना ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत अहम है। इसका मुख्य काम है दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा देना, सभी देशों के लिए व्यापार के नियम तय करना, और अगर कभी देशों के बीच कोई बिजनेस को लेकर विवाद हो जाए तो उसे सुलझाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि WTO पर सवाल नहीं उठते। इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना ये है कि जो विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पहले से ही आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर हैं, वे अक्सर WTO के नियमों पर ज्यादा प्रभाव और नियंत्रण रखते हैं। नतीजा ये होता है कि कई बार नियम बड़े देशों के फायदे में मुड़े हुए लगते हैं, जिससे विकासशील देशों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये व्यवस्था को थोड़ा असंतुलित बना देता है। तो फिर समाधान क्या है? एक आदर्श स्थिति यानी निष्पक्ष वैश्वीकरण या फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे सुनिश्चित किया जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वैश्वीकरण का फायदा समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचे। इसके लिए सरकारों को मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी, छोटे और घरेलू उद्योगों को सपोर्ट करना होगा, और सबसे अहम बात ये पक्का करना होगा कि श्रम कानूनों यानी लेबर लॉस का पूरी सख्ती के साथ पालन हो। ये पूरी चर्चा अब हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या वैश्वीकरण का फायदा सचमुच बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी इंसान तक पहुंच सकता है? हमने देखा कि कैसे इस प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा और हमें बेहतरीन तकनीक दी, लेकिन साथ ही इसने गैर बराबरी को भी बढ़ाया है। एक ऐसी न्याय संगत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना जहां सबका फायदा हो, आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।